अगर तुम 500-500 के नोट्स का ढेर लगाओ तो वो कितना बड़ा होगा? माउंट एवरेस्ट से ऊंचा होगा। इतना कर्ज था एक कंपनी में, 57,000 करोड़। विजय माल्या तो बेचारा ऐसे ही बदनाम है, उसका 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट था। मोस्ट बिजार थिंग इज ये 57,000 करोड़ लोन डिफॉल्ट सिर्फ 14,000 करोड़ में खरीदी गई। तुमने लोन दिया होता ना तो 1 लाख के बदले 25,000 मिलते। और ये वही कंपनी है जिसने इंडिया के सबसे बड़े डैम्स बनाए, जिसने फार्मूला 1 इंडिया में लाया, जिसने इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया। एक टाइम पे फोर्ब्स लिस्ट पे था ये बंदा, और आज उसकी मरी हुई कंपनी की लाश के लिए इंडिया के 2 बड़े बिलियनर्स लड़ रहे हैं, गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल। और ट्विस्ट ये है, अग्रवाल ने 2,000 करोड़ ज्यादा बीड किया, फिर भी हारे। इज दिस अ कॉन्स्पिरेसी? और इस पूरे खेल के बीच में 25,000 फैमिलीज है जिन्होंने 15 साल पहले अपने घर के लिए पैसा दिया, आज तक छत नहीं मिली। कुछ तो इस वेट में दुनिया से ही चले गए। तो सवाल ये है, 57,000 करोड़ का कर्ज 14,000 करोड़ में सेटल, हायर बिडर आउट, गवर्नमेंट एंटिटी ने फैसला किया। क्या ये डील अडानी के फेवर में जानबूझ के हुई? और वो अडानी जो 1 का 100 बनाता है ना, वो इस डील को डेस्परेटली एनी हाउ ग्रैब क्यों करना चाहता है? कुछ तो कैच है। तुम सोचोगे बैंकरप्ट कंपनी है, डिस्ट्रेस डील है, चल कुछ सीमेंट प्लांट हो गए, है ना? नो, एक्चुअली में ये एक खजाने से भरी हुई गुफा है जिसके दरवाजे पर इंसॉल्वेंसी का स्टिकर लगा दिया गया। और इस खजाने में 4 सबसे बड़े कीमती असेट्स है। पहला, 4 प्लांट्स मध्य प्रदेश और यूपी में अभी बंद पड़े हैं, लेकिन इन्हें स्क्रैच से बनाने जाए ना तो 4 से 6,000 करोड़ लगेंगे, और ये डायरेक्टली अडानी के अंबुजा एसीसी प्लेटफॉर्म में प्लग इन हो जाएंगे। ये समझो जरा, 2022 में अडानी का सीमेंट में 0 कैपेसिटी थी। $10 बिलियन की एक डील हुई और अंबुजा एसीसी खरीद लिया, और रातों रात इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। अब जेपी का कैपेसिटी उस मशीन में एक और गियर बन जाएगा। दूसरा असेट लाइमस्टोन माइंस, 30 से 50 साल की रिजर्व है जिनमें, और ये उस वक्त जब इंडिया में नए माइनिंग लीज मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। पूरी इंडस्ट्री डेस्परेटली ये रिसोर्सेज हंट कर रही हो, तब ये माइंस मिलना गोल्ड माइंस मिलने के बराबर है, लिटरली। और तीसरा, हाइड्रो पावर, फ्यूल कॉस्ट 0, मतलब एक ऐसी असेट जो अगले 50 साल बिना 1 रुपया फ्यूल खर्चे बिजली बनाएगी। और 2019 से हाइड्रो ऑफिशियली रिन्यूएबल एनर्जी में क्लासिफाई होता है, जो नेक्स्ट 10 इयर्स इसके प्रॉफिट पे नो इनकम टैक्स। अगर तुम सोच रहे हो ना कि इतना सारा बेनिफिट सिर्फ एक डील से, रुको जरा, ये तो कुछ भी नहीं है खजाने के चौथे असेट्स के सामने। उससे पहले देखो, अकाउंटिंग बोरिंग जरूर है, लेकिन ये किसी भी बिजनेस की सबसे क्रिटिकल चीज है। एक मिस्टेक और जीएसटी फाइलिंग गलत, टैक्स कैलकुलेशन रॉन्ग, और कैश फ्लो का पूरा गेम बिगड़ जाता है। मैनुअल अकाउंटिंग तो टाइम की बर्बादी है बॉस। इनवॉइसेस बनाना, बिल्स ट्रैक करना, बैंक रिकंसिलेशन, ये सब डेली 3-4 घंटे खा जाते हैं। लेकिन ओडू अकाउंटिंग इन सब चीजों को एकदम इजी और सिमलेस बना देता है। डैशबोर्ड से सीधा जर्नल्स देखो, पेमेंट्स ट्रैक करो, बिल्स वैलिडेट करो, सब कुछ सिर्फ एक क्लिक में। इनवॉइस टेम्पलेट्स मिनट्स में कस्टमाइज हो जाती है, पेमेंट स्टेटस ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाता है, और डेप्रिसिएशन वो तो टकाटक ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। मैनुअल इनवॉइसेस एंट्रीज में उलझने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने बिल्स अपलोड करो। ओडू का एआई 98% एक्यूरेसी से डेटा स्कैन कर लेता है, और बैंक सिंक्रोनाइजेशन से 26,000 प्लस ग्लोबल बैंक्स के रियल टाइम बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन अपडेट्स मिलते हैं। प्लस 70 प्लस कंट्रीज के लिए लोकलाइजेशन पैकेजेस है, और इंडिया के लिए तो टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी और रिपोर्ट्स पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर्ड है। ओडू सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 45 प्लस एप्स है। तो अगर अपनी अकाउंटिंग सबसे इजी और अमेजिंग वे में करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो ओडू अकाउंटिंग के लिए। अब खजाने का चौथा असेट, 4,000 एकड़ जमीन ग्रेटर नोएडा, जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के साथ मिली थी, और एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बिल्कुल पास, जो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट हुआ है, लिटरली हफ्ते भर पहले। इस कॉरिडोर पे प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी 1000% ऊपर जा चुकी है।
कंजर्वेटिव वैल्यू भी लगाऊं ना तो इस लैंड की वैल्यू 12 से 20,000 करोड़। सिर्फ जमीन जेवर एयरपोर्ट के इम्पैक्ट के बाद 25 से 35,000 करोड़ होगी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। रुको, अब जरा प्रोसेस करो। सिर्फ जमीन की वैल्यू 12 से 20,000 करोड़, पूरी डील की प्राइस 14,500 करोड़। सिर्फ लैंड रिकवर कर भी लेना तो अडानी अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल ले, और बाकी सब सीमेंट, माइंस, हाइड्रो, होटल, सब प्रॉफिट। और ऊपर से टैक्स शील्ड। जेपी की एक्यूमुलेटेड लॉसेज है अराउंड 15,000 से 25,000 करोड़। आईबीसी रूल्स के अंडर अडानी इन लॉसेज को फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब 4 से 6,000 करोड़ का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये डील के ऊपर चेरी नहीं, एक पूरा का पूरा केक है। बैंकरप्ट जयप्रकाश एसोसिएट की टोटल एसेट वैल्यू कंजर्वेटिव साइड 29,000 करोड़ और ऑप्टिमिस्टिक साइड 60,000 करोड़। अडानी ने कितने में खरीदा? ये सब सिर्फ 14,500 करोड़। और हाँ, डील में 5 होटल्स भी है। दिल्ली, आगरा, मसूरी में एक F1 सर्किट है विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 1 लाख पीपल। अब एक एम्पायर जिसकी असेट आज 30,000 से 60,000 करोड़ की है, वो बैंक्रप्सी कोर्ट में पहुंचा कैसे भाई? यू विल बी सरप्राइज टू नो ये सब के पीछे एक आदमी का हाथ है जिसकी जेब में सिर्फ 10,000 थे। 1958 बुलंदशहर यूपी, एक लड़का जयप्रकाश गौर, सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट में 7 साल से जूनियर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। फिर एक दिन उठा और नौकरी छोड़ दी और 10,000 लेकर निकल पड़ा। 1967 में मध्य प्रदेश में एक डैम लाइनिंग काम का कॉन्ट्रैक्ट निकला था। इतनी रिस्की काम थी ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं। गौर ने ले ली और डेडलाइन से पहले खत्म भी कर दिया काम। ये उनका पहला ब्रेक था। फिर अगले 30 साल जयप्रकाश ने वो काम किया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम, एशिया का सबसे बड़ा रॉकफिल डैम, नथपा जाकरी अंडरग्राउंड पावर हाउस। एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 6 स्टेट्स में। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी का 27% एक आदमी की कंपनी बना रही थी। फोर्ब्स में 2010 में गौर को इंडिया का 48 रिचेस्ट पर्सन का रैंक भी मिला। इनके कंपनी का स्टॉक 324 पे था जनवरी 2008 में। फिर गौर ने डिसाइड किया सिर्फ मुझे अब डैम्स और रोड्स नहीं बनाने, अब रियल एस्टेट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एंटरटेनमेंट भी, एजुकेशन भी, सब कुछ। और उन्होंने ये सब कुछ बनाया भी। और हर चीज के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आया? कर्ज। 2009 में ग्रुप डेट 11,000 करोड़, बाय 2014 72,500 करोड़, बाय 2015 75,000 करोड़। अब एक नंबर जो इस एम्पायर को ले डूबा, 21 करोड़। हाँ, सिर्फ 21 करोड़ पर डे इंटरेस्ट। हर दिन सोते वक्त, जागते वक्त, संडे को भी, होली पे भी 21 करोड़ का मीटर चलते रहता था। साल का 7,847 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,800 करोड़, मतलब कंपनी की पूरी कमाई इंटरेस्ट का आधा भी नहीं कवर कर पा रही थी। गौर ने असेट्स बेचने शुरू किए और टोटल 30,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा भी कर लिए। फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। हर रीपेमेंट से पहले नया कर्ज जुड़ जाता। जैसे तुम बाथरूम में अपना पानी का नल बंद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ड्रेनेज से ही ज्यादा पानी आ रहा है। और उनका 324 का स्टॉक आज 2 रुपए 40 पैसे पे। नेशनल बिल्डर आज नेशन का सबसे बड़ा डिफॉल्टर। 72,000 करोड़ का कर्ज, 30,000 करोड़ असेट्स बेच दिए, फिर भी डूब गए। अब सवाल ये है, इतना पैसा गया कहाँ भाई? अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ये स्टोरी कॉर्पोरेट केस स्टडी से पर्सनल हो जाती है। ईडी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया पैसा गया जयप्रकाश सेवा संस्थान में। ये क्या है? गौर फैमिली का एजुकेशनल ट्रस्ट जेपी यूनिवर्सिटी चलाता है। पैसा गया जेपी हेल्थ केयर में, पैसा गया जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल में, और तो और होम बायर्स का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ निकाल के सीधा यमुना एक्सप्रेस वे में डाल दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, 25,000 फैमिलीज का पैसा उठाया। समझे? तुमने EMI भरी घर के लिए, गौर ने वो पैसा लिया एक्सप्रेस वे बनाया। तुमने सेविंग दी फ्लैट के लिए, गौर ने F1 ट्रैक बना दिया। तुम्हारा घर का सपना किसी और के वैनिटी प्रोजेक्ट की फंडिंग बन गया। और नवंबर 2025 मनोज गौर, जयप्रकाश गौर का बेटा, ग्रुप का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अरेस्टेड PMLA के अंडर।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अलिगेशन 12,000 से 13,000 करोड़ होम बायर से फ्रॉड। बाप ने डैम्स बनाए, बेटे ने सपने तोड़े। अब ना इन फैमिली के साथ एक और ग्रुप है जिनको भी फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। 6.4 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स। जयप्रकाश एसोसिएट्स का स्टॉक कंफर्म, एग्जिट प्राइस 0। कंपनी डीलिस्ट होगी, मतलब तुम्हारे मेरे जैसे छोटे शेयर होल्डर जिनके पास लाखों रुपए के शेयर्स पड़े हैं ना, वो सब नील बट्टे सन्नाटे। तो देखो फिर क्या होता है, 57,000 करोड़ का कर्ज, 25,000 फैमिलीज बिना घर के, लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स वाइप्ड आउट, और फिर ये सब NCLT में पहुंचता है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी केस। और यहाँ से शुरू होता है वो खेल जहाँ एक गवर्नमेंट बैक एंटिटी ने डिसाइड किया कि इसका नतीजा क्या होगा, और उस फैसले ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। NCLT इलाहाबाद 3 जून 2024, जयप्रकाश एसोसिएट्स ऑफिशियली इंसॉल्वेंट। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी केस ऑफिशियली शुरू हुआ। 26 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया, अडानी, वेदांता, डालमिया, जिंदाल पावर, NBCC, ओबेरॉय रियल्टी, टोरेंट, पतंजलि तक। सबको पता था इस खजाने में कितना सोना है। जून 2025 तक 5 सीरियस बिडर बचे, और फिर सितंबर में वो हुआ जो इस पूरे केस को कंट्रोवर्शियल बना दिया। 5 सितंबर 2025 COC की एक प्राइस ओपनिंग मीटिंग, वेदांता हाईएस्ट बिडर 16,700 करोड़। अनिल अग्रवाल का क्लेम है, हमें राइटिंग में बताया गया कि हम जीत गए, और लैंडर्स का जवाब, वेदांता को कभी विनिंग बिडर डिक्लेयर ही नहीं किया गया। कौन झूठ बोल रहा है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अब नंबर्स पे आओ, सीधा कंपैरिजन। वेदांता टोटल बीट 16,700 करोड़, अडानी 14,500 करोड़, फर्क 2,000 करोड़। वेदांता का बीट ज्यादा है क्लियरली, लेकिन अडानी का अपफ्रंट कैश ज्यादा था और पेमेंट टाइमलाइन 2 साल, वेदांता 5 साल। वेदांता को एहसास हुआ गेम निकल रहा है हाथ से, 8 नवंबर को रिवाइज बीट डाला, अप फ्रंट पेमेंट बढ़ा के 6,500 करोड़ किया, टाइमलाइन छोटा किया। लेकिन COC ने कहा डेडलाइन निकल चुकी है भाई, अब एक्सेप्ट करेंगे तो पूरा प्रोसेस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो रिजेक्टेड। फिर वेदांता ने NCLT में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, लेकिन दोनों कोर्ट ने स्टे देने से साफ मना कर दिया। अडानी लीगल विनर है। अब वो पार्ट जो इस पूरी कहानी का सेंटर है, COC में वोटिंग पावर किसकी थी? NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, गवर्नमेंट बैक बैड बैंक, SBI इज द लीड। इसने ओरिजिनल बैंकिंग कंसोर्टियम से JAL का अप्रोक्सीमेटली 86% डेट अक्वायर कर लिया था, मतलब बाकी सब लैंडर्स का वोट कंबाइंड इररिलेवेंट हो गया। NARCL जिसको चूज करे वो ही विनर। NARCL ने अडानी को चूज किया, लोअर बीट पे केस क्लोज। अब ये अनकंफर्टेबल पार्ट है, मैं फैक्ट्स रखूंगा, डिसीजन तुम लो। फैक्ट 1, NARCL गवर्नमेंट बैक एंटिटी है। फैक्ट 2, अडानी ग्रुप रूलिंग BJP गवर्नमेंट के क्लोज है, जो सबको पता है। लेकिन इससे दूसरी तरफ से भी देखो, वेदांता का IBC ट्रैक रिकॉर्ड देखो जरा। 2018 में GMR छत्तीसगढ़ एनर्जी का बीड जीता, फिर वॉक अवे कर गए। 2018 IND भारत एनर्जी NCLT अप्रूवल के बाद विड्रॉ किया। मीनाक्षी एनर्जी 2023 तक लिटिगेशन खींचा। 3 डील्स, तीनों में या तो भाग गए या लटका दिया। अगर तुम लैंडर हो, करोड़ों रिकवरी पे डिपेंडेंट कर रहे हो, क्या तुम उस बिडर पे भरोसा करोगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है जीत के भाग जाना? लेकिन एक सवाल है जो कोर्ट रूम से बाहर का है, और शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक स्टेप पीछे लो, JP से बाहर आओ, बड़ी पिक्चर देखो। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 में। प्रॉमिस क्या था? बैंक्रप्ट कंपनीज इफिशिएंटली रिजॉल्व होगी, क्रेडिटर्स को पैसा वापस मिलेगा, सिस्टम फास्ट होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड। और हो क्या रहा है? JP 25 पैसे पर रुपी, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज 5 पैसे पर रुपीज। एवरेज IBC रिकवरी सिंस 2016 रफली 32 पैसे, मतलब हर एक का कर्ज के पीछे बैंक्स का 68 पैसे का नुकसान। और ये सब कंपनीज को खरीद कौन रहा है? वही 4-5 बड़े मगरमच्छ बार बार। असेट्स जो पब्लिक मनी से बने थे, बैंक्स ने फंड किया, मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारा पैसा, वो असेट्स चौवन्नी पे बेची जा रही है।
देखो, अडानी का प्लान ना अप्रूव हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, लेकिन क्या वो एक्चुअली फ्लैट्स बनाएंगे? क्या 15 साल से वेट कर रही फैमिलीज को सच्ची में घर मिलेगा, या जो प्रॉफिटेबल है लाइक जमीन, सीमेंट, माइंस, वो एक्सट्रैक्ट होगा और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वैसे ही पड़े रहेंगे जैसे 2010 से पड़े हैं? गारंटी किसी के पास नहीं। सेम जमीन, सेम सिस्टम, किसी के लिए खजाना, किसी के लिए हरजाना। 10,000 से शुरू किया, डैम्स बनाए जो आज भी इंडिया को पावर देते हैं, फोर्ब्स लिस्ट पे पहुंचे, फिर कर्ज लिया, कर्ज लिया, कर्ज लिया, जब तक सब डूब नहीं गया। बेटा जेल में है, 25,000 फैमिलीज बिना घर के, 6 लाख शेयर होल्डर्स का वैल्यू जीरो, और जो बचा वो बिका 25 पैसे में। और इसका फायदा किसको हुआ? इंडिया के सिर्फ एक इंसान को। अगर ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही केस स्टडीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।